देवेंद्र यादव की चार्जशीट आ गई। जाहिर आपने पढ़ा होगा, मैंने भी उसके पन्ने रखे हैं सामने। तो चार्जशीट को, पुलिस की विवेचना को एक क्रिमिनल लॉयर के रूप में कितने नंबर देंगे आप? इसमें तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो 2 बजे गए, मंच पे उन्होंने बोला जाने के लिए, उनको मना किया गया, वो नीचे बैठे, 1-2 लोगों से बात किया, उसके 10-15 मिनट बाद वो चले गए। देवेंद्र यादव का ना वो विधानसभा क्षेत्र था, ना वो लोकसभा बिलासपुर का हिस्सा था जहां वो लोकसभा लड़े। वो वहां क्यों आए, इसी से साबित होता है कि उनकी भूमिका। मोबाइल का कुछ बात आता है, पुलिस कह रही कि मोबाइल नहीं दे रहे हैं देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि मोबाइल पुलिस के पास है। मसला क्या, जेल तक में नोटिस दे आए हैं कि अपना मोबाइल दे दो आप, क्या है विषय? देखिए, कुछ कॉल डिटेल का भी जिक्र है कि जो लोग उपद्रव कर रहे थे वो देवेंद्र के साथ बैठे हुए देखे गए। कुछ लोग ऐसे थे जो उपद्रव के पहले संपर्क में थे, उपद्रव के बाद संपर्क में थे। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। फ्रेम में जो आपको मेरे साथ दिख रहे हैं वो सीनियर एडवोकेट हैं फरहान, और मैं जो इनके पास हाजिर हुआ हूं जिस चर्चा के लिए, जो जानकारी के लिए, वो है भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ चार्जशीट का जो मसला था बलौदा बाजार से जुड़ा हुआ, उसको लेकर आया हूं। क्योंकि चार्जशीट पुलिस ने पेश कर दी है और उस चार्जशीट को लेके बचाव पक्ष के अधिवक्ता हैं फरहान, लेकिन वो उत्साहित हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उस चार्जशीट में जो सवाल खड़ा कर रही हैं कि इसे सिर्फ एक अपराध से जोड़ के देखें या कोई दूसरा मुद्दा सियासती भी है। सर प्रणाम। देवेंद्र यादव की चार्जशीट आ गई। जाहिर आपने पढ़ा होगा, मैंने भी उसके पन्ने रखे हैं सामने। तो चार्जशीट को, पुलिस की विवेचना को एक क्रिमिनल लॉयर के रूप में कितने नंबर देंगे आप? देखिए, ये जो चार्जशीट है, ये मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने केसेस देखे हैं उससे थोड़ा हट के है। इस पूरे चार्जशीट को पढ़ने से ऐसा कोई एविडेंस दिखता ही नहीं कि जो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन पुलिस ने इन किन प्रकारेण उनको जो है इस केस में फंसाया। और अगर आप नंबर की बात करते तो मुझे तो नहीं लगता कि इस चार्जशीट को कोई नंबर दिया जा सकता है। पुलिस की स्टोरी, 120 बी के आरोपी हैं देवेंद्र यादव। पुलिस अपनी स्टोरी में उस चीज़ को कैसे एस्टेब्लिश कर रही है? षड्यंत्र किस जगह पे हुआ? 120 के तो माने षड्यंत्र हुए ना। देखिए, 120 बी के लिए तो ये ज़रूरी है कि मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, उनकी एक दूसरे से मुलाकात पहले से होना चाहिए, पहले से ये तय होना चाहिए। इसमें तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो 2 बजे गए, मंच पे उन्होंने बोला जाने के लिए, उनको मना किया गया, वो नीचे बैठे, 1-2 लोगों से बात किया, उसके 10-15 मिनट बाद वो चले गए। और उनके जाने के करीबन पौन घंटे बाद ये घटना वहाँ पे हुई। किसी भी एविडेंस में कहीं ये नहीं आया कि इन्होंने ऐसा किसी को बोला कि इस तरह से आग लगा दो या ये कर दो या वो, कुछ कोई ऐसी बात है नहीं। एक ऐसा साक्ष्य आ रहा है कि कुछ बड़ा करना होगा। हाँ, एक मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक थी बात कि देवेंद्र ने कहा कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा। देखिए,
पॉलिटिशियन हमेशा उग्र आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, विधानसभा घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का निवास घेराव करेंगे, ये करेंगे। बड़ा मतलब क्या होता है? कहीं बड़े से अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई कुछ बड़ा करना होगा तो आप किसी को गोली मार देंगे क्या? इसको थोड़ी कोई बोलेगा कि कोई बड़ा करना है ये भाई। वो तो उस तरह की बड़ा मतलब एक आंदोलन की बात हो रही है कि भाई कि एक धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा, इसके लिए जो है आपको और ज़्यादा कुछ प्रयास करना पड़ेगा। और इसके अलावा तो कोई एविडेंस नहीं है इसमें। उसमें मैंने देखा कि पुलिस ने लिखा है बहुत, जहाँ से उसने पूरी भूमिका शुरू की है, कुल जमा 1.5 पन्ने का है वो उनका, देवेंद्र का जो मलता है, और बाकी कुछ कागजात हैं। उसमें वो उन्होंने लिखा है कि देवेंद्र यादव का ना वो विधानसभा क्षेत्र था, ना वो लोकसभा बिलासपुर का हिस्सा था जहाँ वो लोकसभा लड़े, वो वहाँ क्यों आए, इसी से साबित होता है कि उनकी भूमिका थी। देखिए, देवेंद्र यादव विधायक हैं, लोकसभा क्षेत्र से, बिलासपुर क्षेत्र से वो लड़े भी थे। ठीक है, बलौदा बाज़ार में जहाँ पे ये हो रहा था वहाँ के विधायक नहीं हैं, लेकिन वो एक समाज का प्रोग्राम था और हर समाज में एक राजनीतिक व्यक्ति जो होता है उसके हर समाज से जुड़ के रहना पड़ता है। तो वो अपना नैतिक समर्थन जो है वो वहाँ समाज को देने के उद्देश्य से गए। कल को ये हो सकता था कि भाई वो समाज वाले कहेंगे कि हम जब तकलीफ़ में थे तो आपने हमारी मदद नहीं की, आप हमारे कार्यक्रम में नहीं आए, या आप हमारे को कोई आपने कोई आश्वासन नहीं दिया। तो ये एक पॉलिटिकल मैटर है, उसके लिए तो ये थोड़ी कहा जा सकता है कि वो कहीं नहीं जा सकते थे। लेकिन पुलिस ये भी कह रही है कि मंच पे चढ़ने की कोशिश की देवेंद्र ने, देवेंद्र को चढ़ने नहीं दिया, कहा सामाजिक कार्यक्रम है तो वो नीचे बैठ गए, तो नीचे बैठ गए, उनको मंच पे बुलाया नहीं गया, तो फिर ये उद्वेलित हो गए क्या, या षड्यंत्र कब हुआ, इस बारे में कुछ बता रही है पुलिस? देखिए, ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि वहाँ पे वो गए और उनको मंच पे, और ये बात फैक्ट है कि भाई उन्होंने बोला, शायद तो उन्होंने मना कर दिया वहाँ पे, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इससे वो उद्वेलित होते तो समाज वाले मना कर रहे थे भाई, उनके खिलाफ गए, वो प्रशासन थोड़ी मना कर रहा था कि आप नहीं जा सकते मंच पे। प्रशासन के खिलाफ कुछ करने का जो है इसमें कहाँ से कोई मोटिव आता है? मना तो समाज वालों ने किया था कि भाई आप हमारे समाज के कार्यक्रम में आप ऊपर मंच पे ना जाएं। तो ये तो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। भाई समाज के खिलाफ कुछ करता गुस्सा होकर के तो समझ में आता है, तो ये बात मानने लायक तो बिल्कुल से नहीं है। मोबाइल का कुछ बात आता है, पुलिस कह रही कि मोबाइल नहीं दे रहे हैं देवेंद्र यादव, देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि मोबाइल पुलिस के पास है। मसला क्या, जेल तक में नोटिस दे आए हैं कि अपना मोबाइल दे दो आप, क्या है विषय? देखिए, ये पुलिस का कहना है कि जब इनको अरेस्ट किए तो इनके पास मोबाइल था। मोबाइल को उन्होंने कहा कि हमारा भाई बाद में जमा करा देगा, इसलिए पुलिस ने वापस कर दिया था। उस मोबाइल को पुलिस कहती है कि ये वापस जमा नहीं करा रहे हैं। अब ये इस तरह का भी एविडेंस जो है सोचने का है कि भाई पुलिस एक एक्यूज़ को बतौर एक्यूज़ अरेस्ट करती है और उसका मोबाइल उसको वापस भी कर देती है, फिर ये एश्योरेंस के साथ कि वापस जमा कर देंगे। ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर वो मैटर था, उस साक्ष्य की विषय वस्तु थी, तो उसको उनको देने की क्या ज़रूरत थी? दूसरा, आप पूरे केस में जब आप पूरे चार्जशीट देखेंगे तो मोबाइल का साक्ष्य जो होता है वो एक अकेला नहीं होता। मैं अपने मोबाइल में कोई चीज़ जो है खुद रिकॉर्ड करके या खुद टाइप करके रखूँगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता। मेरे मोबाइल से किसी को मोबाइल में कुछ गया या किसी के मोबाइल से मेरे मोबाइल में आया, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो ठीक है, मेरा मोबाइल नहीं मिला, दूसरे का किसी का मोबाइल सीज किए क्या इन्होंने? उसमें मेरे और उसके बीच में कुछ कॉल डिटेल हैं, जो कॉल डिटेल उन्होंने पेश किए हैं, तो वो कॉल डिटेल में तो के लिए तो मोबाइल की ज़रूरत होती नहीं है। वो तो कॉल डिटेल आप जो है कंपनी से प्राप्त कर सकते हो, किससे बात हुई, कब बात हुई, ये सारे रिकॉर्ड आपके पास है ही। कुछ कॉल डिटेल का भी जिक्र है कि जो लोग उपद्रव कर रहे थे वो देवेंद्र के साथ बैठे हुए देखे गए। कुछ लोग ऐसे थे जो उपद्रव के पहले संपर्क में थे, उपद्रव के बाद संपर्क में थे। इस पर देखिए, फिर वही बात आती है कि हमेशा इस देश में जब भी कोई घटना होती है तो किसी भी वो जो लोग उस केस में पकड़े जाते हैं तो उनकी फ़ोटो किसी बड़े नेता के साथ जो है वो मिल जाती है सोशल मीडिया में, और उसको दिखाया जाता है कि देखिए इनसे कनेक्शन है, इनसे कनेक्शन है। जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है
उससे तो लोग मिलते जुलते रहेंगे ही, उनसे बात होती ही रहेगी। अब इस केस में आप देखें कि अगर ये कहा जा रहा है कि घटना इनके द्वारा जो है षड्यंत्र करके कराई गई, तो 13 मामलों में से एक मामले में एक्यूज बनाया है, एक घटना का इनको आरोपी बनाया गया है। तो ये मतलब 13 अलग अलग लोगों ने जो है ये घटना का षड्यंत्र किया था क्या? तो किस बात के लिए इन्होंने बड़ा जो किया, अगर कहा जाए कि कुछ बड़ा करना होगा तो ये बड़ा क्या था जिसमें इनको ही खाली जो है वो बनाया गया? बाकी चीज़ें क्या छोटी थी? जो घटनाएं थी, जो 12 और केस बने हैं, वो क्या छोटी घटना थी इसलिए पुलिस ने छोड़ दिया? तो ये पुलिस के खुद ही जो एविडेंस पेश किया है वो खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, और कहीं से भी नहीं लग रहा है कि पुलिस के पास कोई एविडेंस है इसमें। चालान में देवेंद्र यादव के राजनीतिक आंदोलन से जुड़े कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं जो आपराधिक दर्ज हो जाते हैं, आंदोलन से जुड़े हुए हैं, बिलासपुर के हैं, भिलाई के हैं। कुछ तस्वीरें हैं उसमें सर, जैसे सूरजपुर का बहुचर्चित जो मामला था जिसमें प्रधान आरक्षक तालिब की पत्नी बिटिया को मारा गया था, उसका जो आरोपी है कुलदीप के साथ तस्वीरें हैं। तो ऐसी तस्वीरों को यदि चार्जशीट में पुलिस लगा रही है तो क्या वो देवेंद्र को अपराधी या अपराधियों का संरक्षक बता रही है? अब देखिए, ये बात तो पहले भी हुई कि भाई इस तरह की फ़ोटो जो है बहुत से नेताओं के पास लोग जाते रहते हैं, कौन आता है। कई बार तो नेता को ये भी नहीं मालूम होता होगा कि ये व्यक्ति कौन है, किसी दूसरे के साथ भी जा सकता है या उससे परिचित भी हो सकता है। कोई चूज थोड़ी कर सकते कि इस आदमी से मिलना है, इस आदमी से। अपराध तो उसने बाद में किया ना, कब किया, उस अपराध से मेरा क्या संबंध है? तो किसी आदमी के साथ फोटो मिल जाने से इस तरह की बातें करना तो मेरे को नहीं लगता है। कोर्ट में क्या आपको लग रहा है क्या होना है कोर्ट में इस चार्जशीट के आधार पे? आपका जो क्रिमिनल अनुभव है आपका इस मामले में वकालत का, क्रिमिनल वकालत का, क्या कहता है, क्या होगा? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई इस एविडेंस के ऊपर जो है प्रोसिक्यूशन क्या ही पेश कर पाएगा न्यायालय में। अब चूंकि न्यायालय का मामला है, अब न्यायालय में ये सारी चीज़ें पेश होंगी, अब उसके बाद तो वो न्यायालय ही उसका निर्णय ले सकता है। अगर बचाव पक्ष की तरफ से आप कहेंगे, मेरी सोच मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसके पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, इसके खिलाफ लाभ मिलेगा, लाभ मिलना ही चाहिए इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, थैंक यू। तो ये थे फरहान सर, मध्य छत्तीसगढ़ के मानद अधिवक्ताओं में से एक। क्रिमिनल जो लॉयर होते हैं उनमें बहुत शोहरत है इनकी। तो जो पुलिस ने चार्जशीट पेश की है देवेंद्र यादव की, उसी के संबंध में बातचीत थी। चार्जशीट कुल जमा 1200 पन्ने की है, मगर आप उसमें देवेंद्र की भूमिका को जब टटोलने जाएंगे, तलाशने जाएंगे, तो वो करीब करीब 1.5 पन्ने में है। सहायक कागज़ बहुत सारे हैं जिसमें कई कॉल डिटेल्स के पन्ने हैं, कई फ़ोटोग्राफ्स हैं जो देवेंद्र के अलग अलग जगहों की फ़ोटो हैं, कुछ पुलिस रिकॉर्ड हैं जो बलौदाबाजार पुलिस ने अन्य ज़िलों से मांगी कि देवेंद्र यादव को लेकर आपके खिलाफ, आपके थाने में, आपके ज़िले में कोई अपराध दर्ज हो तो ब्यौरा भेजिए, वो ब्यौरे हैं। इसके अलावा जो मूल चीज़ है, पुलिस कह रही है कि देवेंद्र यादव मुख्य षड्यंत्रकारी हैं, जिससे कि बलौदाबाजार में जो सतनामी समाज का आंदोलन था, सभा थी, वो उपद्रवियों की भीड़ में तब्दील हो गई। तो देवेंद्र यादव षड्यंत्रकारी हैं उसके लिए जो पुलिस कह रही है चार्जशीट में, उसमें वो ये बताती है कि बलौदाबाजार न देवेंद्र यादव का विधानसभा क्षेत्र है, न बिलासपुर जहाँ से लोकसभा से वो लड़े थे उस लोकसभा का हिस्सा है, वो यहाँ क्यों आ गए। वही पुलिस ये भी लिख रही है कि जब वो मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया, उन्हें कहा गया कि ये समाज का कार्यक्रम है, देवेंद्र यादव नीचे आकर बैठ गए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि पुलिस का एलिगेशन है कि जो लोग बतौर आरोपी चिन्हांकित हुए, फिर वो आग लगाने में थे, फिर वो तोड़ फोड़ में थे, फिर वो ध्वज स्तंभ को अनादर करने में थे, ये जो लोग थे, ये लोग देवेंद्र यादव के लगातार संपर्क में थे, या इनमें से कुछ लोगों की तस्वीरें उस वक्त वायरल हुई हैं जब देवेंद्र नीचे बैठे हुए थे। ये कुल जमा अब तक की स्टोरी है, और इसके अंदर की और कोई पेचीदगी हो, कुछ विषय हो, तो वही जानने समझने में आया हुआ था फरहान सर के पास। तो ये पूरी बातचीत आपके सामने हाजिर, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। फिर कोई सूचना, फिर कोई जानकारी होती है, उसे देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।